आज मैं आप लोगों को बीपीएससी मेंस एग्जाम में कैसे अधिक से अधिक अंक लाने हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में, उसके बारे में बताने वाला हूं। यानी बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात कि आप जो पढ़ते हैं और जो लिख कर के आते हैं वो दोनों दो चीज़ें होती हैं। जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो सही चीज़ से आप उसे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। डिलीवरी जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो डिलीवरी सही होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कॉपी आपकी जो चेक होगी वो एक प्रोफेसर करेगा और उस प्रोफेसर की जो उम्र है वो 50 से अधिक ही होगी। यानी 50 के आसपास आप मान करके चलें, जिसे हजारों कॉपियां देखनी है, क्योंकि जीएस एक कंपलसरी पेपर है और सबको सेक्शन के हिसाब से वो कॉपियां दी जाती है। यानी जिसे हिस्ट्री सेक्शन का कॉपी दिया गया है तो वह हिस्ट्री सेक्शन का ही कॉपी लगातार चेक करेगा। इसमें मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि वहाँ होता क्या है। होता या ये है कि प्रोफेसर जब बार बार सेम आंसर को पढ़ते हैं तो वो बोर हो जाते हैं और आपका मार्किंग जो है औसतन एवरेज करना शुरू कर देते हैं और वो एवरेज मार्किंग दे करके निकल जाते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए वो फटाफट सरसरी निगाह से देखते हैं और मार्क्स देते हैं और निकल जाते हैं। तो उन्हें रोकना है और उनको मजबूर करना है कि आप मेरे द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को आप पढ़िए कि मैंने क्या लिखा है। अगर आपने उन्हें रोक लिया, उन्हें होल्ड कर लिया और कुछ नया दिखा दिया तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सीधी सी बात है। कहने का मतलब कि प्रोफेसर को आपको खुश करना है, संतुष्ट करना है, सही आंसर लिख करके उसे प्रेजेंट करके। प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखे लोग ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं जिन्होंने कभी मुख्य परीक्षा दिया भी नहीं होगा और उन्हें पता भी नहीं होगा कि कैसे लिखते हैं, कॉपी कैसी होती है, क्या होता है। मुझे फैक्ट्स पता है। कुछ लोग हैं जो अनुभवी हैं, उन्हें पता है, उनकी मैं आलोचना नहीं करता। बात ध्यान से सुनिए। आपको एक ब्लैंक पेपर दी जाती है आंसर लिखने के लिए, जो रूलिंग नहीं होता है। उस पे आपको आंसर लिखना होता है और उसमें आप बॉक्सेज बना करके आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं और परीक्षक का ध्यान खींच सकते हैं। परीक्षक एटलीस्ट उस बॉक्स को ज़रूर देखता है कि इसमें कैंडिडेट्स ने क्या लिखा है। दूसरी बात, कुछ नया लिखें और अलग लिखें। कहने का मतलब कि आपसे 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है तो उसका जो फैक्ट है, वो डेट है, वो तो रहेगा ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लिखें जो किसी ने ना लिखा हो और आपने लिखा हो। यहीं से क्या होता है
टॉपर्स बनते हैं और मिलते हैं। वो विवश होकर के प्रोफेसर इतने मार्क्स दे देंगे कि इंटरव्यू में अगर आपके मार्क्स कम भी हुए फिर भी आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बोल दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि करना क्या है। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखने जा रहा हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए गेस्ट प्रश्न भी होगा। प्रश्न है पटना कलम। पटना कलम के बारे में चर्चा करें। या उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। अब देखिए, मैं आपके सामने डिटेल्स में रख रहा हूं स्टार्ट कैसे करना है। अब जैसे ही पटना कलम आता है, लोग क्या करते हैं, रटी रटाई बातें को लिखना शुरू कर देते हैं। चूँकि यहाँ डिजिटल बोर्ड के अभाव में मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, यहाँ मैं मैप भी डाल सकते हैं। अब लोग सोचने के लिए विवश हो जाएंगे क्योंकि पटना कलम में मैप कहाँ से यूज होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरी जो लिखने की कला होगी जो अलग होगी, और वो देखिए कैसे प्रोफेसर का ध्यान खींचेगा, उनको रोकेगा और आपको मार्क्स दिलाएगा। सबसे पहले लिख देंगे पटना शैली इन द मैथमेटिक वे इक्वल टू स्थानीय शैली प्लस मुगल शैली प्लस यूरोपीय शैली, और इसे एक बॉक्स में डाल देंगे। इसे लिखने का ये जो इक्वेशन बना हुआ है, इससे ही प्रोफेसर को पता चल गया कि कैंडिडेट को पूरी बात मालूम है। कैंडिडेट्स को पूरी बात मालूम है। इतना में ही पटना कलम पूरा समाहित हो चुका है। पटना शैली इक्वल टू स्थानीय शैली प्लस मुगल शैली प्लस यूरोपीय शैली। अब आगे देखिए, अभी तो ये पहला यॉर्कर था। नेक्स्ट है जिसमें हमें प्रोफेसर को क्लीन बोल्ड करना है ताकि वो खुश हो जाए और गदगद हो जाए। देखिए मैं क्या डाल रहा हूँ, 4 लाइन की, इसे कविता कहें या दोहा कहें, वो मैं लिख रहा हूँ जो किसी ने नहीं लिखी होगी ना आपको बताई होगी, ये मेरा गारंटी है। अगर कोई बताया है तो आप हमें कमेंट में उसका नाम बताएं कि ये टीचर हमें बताया है। सुनिए अब, मुगल काल के कलाकारों, शाही मुसब्बिर और चितेरे, चित्र उकेरे जनजीवन के, वो पटना कलम के चित्रकार थे। नट, मदारी, मछली वाली, भिश्ती, बढ़ई और कसाई, नाई, धुनिया, पान वाला, चर्मकार को विषय बनाया। लालित्य की लाली खूब लुभाए, वो पटना कलम के चित्रकार थे। और ये ऐसा यॉर्कर है जिसमें प्रोफेसर बोल्ड होगा ही होगा। ये हमने पटना कलम में नयापन डाल दिया, प्रोफेसर को पढ़ने के लिए रोक दिया। अब वो आपके आगे का आंसर पढ़ेंगे या इतने पे ही आपको मिनिमम 70% मार्क्स देंगे। और आर्ट्स सब्जेक्ट में मिनिमम 70, जहाँ पे कॉमन है, जो सब कोई जान रहा है कि ये प्रश्न आने वाला है, उस प्रश्न में 70% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। अब हम इसका डिटेल्स लिखेंगे। हालांकि इस 4 लाइन के दोहे में ही पूरी डिटेल आ चुकी है, लेकिन आपको लिखना है वहाँ, क्योंकि शब्द दिए गए हैं कि इतने शब्दों के अंदर, या मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हम शब्द को लिमिट करके वहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ से चर्चा स्टार्ट करेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब की चित्रकला के
प्रति बेरुखी ने दरबारी कलाकारों को विभिन्न क्षेत्रों में पलायन करने के लिए विवश कर दिया। अब सुनिए बात को, जो मैं बोल रहा था कि हम यहाँ पे मैप भी डाल सकते हैं। अगर प्रोफेसर को और गदगद करना है, 80% मार्क्स लेने हैं इस क्वेश्चन में, तो अगर आपको मैप बनाना आता हो इंडिया का, तो हम यहाँ पे मैप बना देंगे कि इस एरिया में मुग़ल का साम्राज्य था और वहाँ से वो कैसे पलायन होकर के कहाँ कहाँ गए, उसको एरो से दिखा देंगे, जो आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। चित्रकारों का एक दल उत्तरी भाग की पहाड़ी की ओर चला गया, जबकि दूसरा दल उदयपुर, मथुरा, फैजाबाद, वाराणसी तथा मुर्शिदाबाद जा पहुंचा। आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। उन दिनों मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर बड़ा ही कला प्रेमी हुआ करते थे। उनकी कला प्रियता से आकर्षित होकर ही चित्रकार की ये टोली मुर्शिदाबाद जा पहुंची थी। आपको पता होगा औरंगजेब जो है चित्रकला के प्रति उदासीन था, जिससे चित्रकारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया, तो अपनी रोजी रोटी की खातिर अलग अलग राजवाड़ों की ओर, नवाबों की तरफ रुखसर होने लगे। इस तरह वो मुर्शिदाबाद पहुंच गए। उनकी कला प्रियता से आकर्षित होकर चित्रकारों की ये टोली मुर्शिदाबाद जा पहुंची। नवाबों ने कलाकारों को गंगा नदी के किनारे बालूचक स्थान पर बसाया। नवाब मीर जाफर के प्रोत्साहन से चित्रकार यहाँ फलने फूलने लगे। धीरे धीरे यह चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और व्यापारियों के संपर्क में आकर उनकी रुचि के अनुसार चित्रों का सृजन प्रारंभ कर दिया। कालांतर में राजनैतिक समीकरण बदल गया, जिसका सीधा प्रभाव चित्रकारों पर भी पड़ा। नवाब मीर जाफर ने अपने पुत्र मीरान को गद्दी पर बैठाया, जिसकी रुचि कला में बिल्कुल नहीं थी। परिणाम स्वरूप उन चित्रकारों के सामने पुनः विस्थापना का दंश झेलना पड़ा। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ, जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको बंगाल के हिस्ट्री में ले जा रहा हूँ। 1757 में जब सिराजुद्दौला नवाब था, और मीर जाफर का नाम हमेशा गद्दारी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ मीर जाफर एक कला प्रेमी था और उसने कलाकारों को आश्रय दिया, तो यह उसने एक अच्छा काम किया। चूँकि अंग्रेज बार बार बंगाल के नवाब को बदल रहे थे अपने हित में, इसी प्रक्रिया में मीरान को गद्दी पर बिठाया गया, जैसा कि आप जानते हैं। और मीरान कला प्रेमी नहीं था, तो पुनः चित्रकारों को इधर उधर विस्थापित होना पड़ा। पटना उन दिनों समृद्ध नगर हुआ करता था। यहाँ सूती वस्त्र, शक्कर, नील, अफीम, सोरा और मसालों का खूब व्यापार होता था। सोरा से बारूद बनाए जाते थे, जैसा कि आपको पता होगा। व्यापार का प्रमुख केंद्र होने से डच, चीनी और पुर्तगाली व्यापारी भी यहाँ व्यवसाय के लिए चलते, अपने अनुसार आवास बनाकर लंबे समय तक रहते भी थे। सन 1760 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के कलाकार पटना आ गए। इन्हें पटना हर दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थान लगा। ये चित्रकार दल पटना सिटी के मच्छरहट्टा, लोधी कटरा चौक और दीवान मोहल्ला में आकर बस गए। ये चित्रकार यहाँ के राजाओं, नवाब, जमींदारों, अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी और अंग्रेज सैनिकों के रुचि के अनुरूप चित्र सृजित करने लगे,
बनाने लगे। अन्य विस्थापित कलाकार छोटी रियासतों जैसे बेतिया महाराज, दरभंगा महाराज, पूर्णिया, गया, आरा के दरबारी चित्रकार बन गए, क्योंकि इनको अपनी रोजी रोटी के लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी और चित्र उस जमाने में सामान्य व्यक्तियों के बीच उतना फेमस था नहीं, तो छोटे छोटे जो रजवाड़े थे वही इनको आश्रय दे सकते थे और उनको ही इसमें रुचि थी, इसलिए ये चित्रकार इन छोटे छोटे रजवाड़ों की तरफ चले गए। अब यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो 1760 की कहानी याद रखिएगा कि उस समय बंगाल में क्या क्या हुई थी। उस कहानी से आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जा कर के आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ अगर मैं बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उससे ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इतनी सारी वहाँ बंगाल में हलचल हो रही थी, तो वहाँ के नवाब का ही अस्थायित्व नहीं था, तो ये चित्रकार बेचारे कैसे अस्थायी रह सकते थे और इनका ख्याल कौन रखता है, इसलिए ये विस्थापित होने के लिए विवश थे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पटना कलम एक ओर मुगल शैली का प्रभाव है तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश कला की भी छाप है। इसी कारण इसे इंडो ब्रिटिश पेंटिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पटना कलम को डिटेल्स में बताया जा रहा है, लेकिन जब हम रिस्पॉन्स करेंगे तो किस टोन में आपसे प्रश्न को पूछा गया है उसी लहजे में हम उसका जवाब देंगे। मुगल और ब्रिटिश के अलावे इसमें स्थानीय विशेषताएं भी स्पष्ट हैं। मुगल तत्व, स्थानीय भारतीय तत्व, यूरोपीय तत्व के सम्मिश्रण के कारण इस शैली की अलग पहचान है। पटना कलम के चित्रों की पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, जो कि इसकी एक विशेषता है। पटना कलम के चित्र में विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, पृष्ठभूमि पर नहीं। इस लाइन को याद रखिएगा हमेशा के लिए कि पटना कलम के चित्रों की पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, इसकी एक अभिन्न विशेषता है। पटना कलम के चित्रों में विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, पृष्ठभूमि पर नहीं। तत्कालीन राजा, नवाब, जमींदार, ब्रिटिश अधिकारी, व्यापारी व अमीर कला प्रेमी पटना कलम के संरक्षक और खरीदार थे, जैसा कि ऊपर हमने चर्चा किया। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागजों एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। इस शैली का मुख्य कथ्य विषय जनसाधारण के सामान्य जीवन को बनाया गया है, यानी जनता की जो सामान्य जीवन यानी जनता जो सामान्य जीवन शैली जीती है वही इसका कथा विषय है। उन्हीं को विषय बनाकर उस पर चित्र बनाया गया है, जैसे कि अलग अलग कर्मकांड, अलग अलग क्रियाएं। इसमें परंपरागत भारतीय जीवन शैली की अभिव्यक्ति हुई है। इस शैली के चित्रों में सामान्य रूप से लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार, सोनार, एक्का वाला, रंगरेज, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान, साधु, सन्यासी, श्मशान घाट पे होने वाली क्रियाओं का चित्रण किया गया है। कुछ चित्र चमड़ा, धातु, अभ्रक तथा शीशे पर भी उकेरे गए हैं, यानी बनाए गए हैं। पटना कलम के चित्रकारों की बारीकी एवं अलंकरण में महारत हासिल था। इस शैली के चित्रों में चिड़ियों का चित्रण खास तौर पर प्रशंसनीय है, क्योंकि इन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है इन कलाकारों को पक्षियों के शारीरिक विज्ञान की गहन जानकारी थी। मनुष्यों के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भौहें, पतले चेहरे, गहरी
आंखें और मर्दों की घनी मूछें दिखाई गई हैं। तस्वीरों को तैयार करने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही चित्र बनाने और रंगने का कार्य किया गया है। इस लाइन को भी हमेशा के लिए याद रखिएगा कि सीधा ब्रश का ही प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में अधिकांशतः गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। इन रंगों को भी आपको याद रखना है। पटना कलम के चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं को भी चित्र में स्थान दिया है, जैसे महादेव लाल की नायिका का विरह अवसाद का चित्रण, माधव लाल की विरहनी नायिका का चित्रण, शिवलाल द्वारा चित्रित मुस्लिम निकाह आदि। मुगल दरबार की शाही शैली से पटना कलम कई आधार पर भिन्नता रखता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस को बताया गया है। पटना शैली के चित्रों में सजीवता और सामान्य जीवन से इसका घनिष्ठ संबंध सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो अन्य शैली के चित्रों में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा रंगों के उपयोग एवं छायांकन के तरीकों में भी स्पष्ट अंतर है। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम सेवक राम का है। उनके समकालीन चित्रकार हुलास लाल थे। इनके प्रसिद्ध चित्र दिवाली एवं होली के दृश्य हैं। अन्य चित्रकारों में जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि प्रमुख है। इस श्रृंखला के अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। पटना आर्ट कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य बाबू राधा मोहन जी को पटना कलम के पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है। इस शैली के पटना आर्ट कॉलेज आपका पटना म्यूजियम के पीछे में है। इस शैली के चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, चैतन्य पुस्तकालय, गाय घाट पटना, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अशोक राजपथ, बिहार राज्य कला दीर्घ कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, विक्टोरिया पैलेस कोलकाता, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में स्थित है। ये रहा पटना कलम का हिस्ट्री। अब इस तरह से इसको बॉक्स में भी दिखा सकते हैं कि सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया है। बैकग्राउंड एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग किया गया है। चित्रकारों के अंतर्मन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। रंगों का समायोजन है। मांग के अनुसार चित्रण किया गया है। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आप परीक्षक का, एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करेंगे और आपका आंसर डिफरेंट होगा और आप यहाँ अधिक से अधिक अंक ले पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चित्रों को देख लेते हैं, जिसको आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। देखिए यहाँ बैकग्राउंड पे फोकस नहीं किया गया, फोकस किया गया है सब्जेक्ट पे। ये देखिए जो सांप वाला जो है वो मदारी वाला है। ये आम जनजीवन का जो चित्र है, ये देखिए वो व्यक्ति हैं जो बिहार में शराबबंदी के बाद इनकी वैल्यू बढ़ गई है। आप समझ रहे हैं किनका चित्र है। ये मछली वाली का चित्र है। एक पक्षी का चित्र है जो बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। नीचे देखिए एक दुनिया का चित्र है और ये साथ में गोल घर है, पटना का गोल घर, जिसे पटना शैली में बनाया गया। बहुत सारे चित्र हैं। अगर आप इनको एक बार गूगल पे देखेंगे तो भी आपको याद में रहेगा। तो इस तरह अपने प्रश्न को, वहाँ चित्र तो बनाने नहीं है, उन आप पेंटर हैं नहीं, टाइम है नहीं, तो इन चीज़ों को लिख करके बॉक्स में डाल करके, दोहा को बॉक्स में मत डालिए, उसको इस तरह से लिख दीजिए और फिर अपने आंसर को डिफरेंट बनाइए। आपका मार्क्स मैक्सिमम आएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा
अनुभव है।